हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा मैं पिछले 2 वीडियो का डेमो दे दूँ या छोटा सा ब्रीफ दे दूँ, जो कि आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा। थोड़ा सा आइडिया दे रहा है ताकि ये टॉपिक आपको समझने में थोड़ा आसान हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 प्रकार का होता है। पहले वाले का नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरे वाले का नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो कि हम बोर्ड पे लिख रखे हैं उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथे वाले का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट करो प्लीज़ इसके पहले वाले 2 वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। अच्छा, हेडिंग कोई पकड़ लो, लिखा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले वाले का नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, डिप्रेशन का मतलब होता है घट जाना। ठीक है, कुछ बातें और बता दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एग्जाम में अगर पूछ लेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, तो आपको टिक किस पे करना है? नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वो पार्टिकल जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। ठीक, चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। क्या टॉपिक है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपसे मैं पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो कि पिछले वीडियो में बता रखा था। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आसान भाषा में समझेंगे, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब आज क्या देखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as, freezing point of substance may be defined as the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन में और इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, वो लास्ट में क्या था वहां पे? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज के वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, किसके इक्वल है बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, कब बढ़ेगा और कब घटेगा। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज ए लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट प्योर सॉल्वेंट। थोड़ा सा समझा देते इजी, आसान भाषा में ये समझ ले क्या कि जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये दिमाग में भर लीजिए ताकि टॉपिक समझने में आसानी होगी। ठीक है, डेफिनेशन में वही कह रहा था कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर की इक्वल है, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम हम तीसरी बार बना रहे हैं। इसके पहले हम बनाए थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले में, फिर बनाए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले में, और आज फिर दोबारा बता रहे हैं, तिबारा बता रहे हैं। बात को समझिए, इस वाले कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट।
और इस वाले कंटेनर में ब्लैक और रेड कलर का दिख रहा होगा। तो ब्लैक कलर जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड कलर है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम दोनों को एक साथ गर्म कर रहे हैं, दोनों को एक साथ गर्म कर रहे हैं। जब दोनों को एक साथ गर्म करेंगे तो वेपर ज्यादा कौन बनाएगा? तो बात समझें क्या, सॉल्वेंट का जो पूरा सरफेस है वो पूरा खाली है, मतलब कोई चीज है नहीं उसको। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेपर बनाएगा। क्या बनाएगा? उतना ज्यादा वेपर बनाएगा। इस केस में क्या है, सॉल्वेंट के अलावा सरफेस के ऊपर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जिस एरिया में जहां जहां पर सॉल्यूट मौजूद होगा वहां वहां से वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वो वेपर को निकलने नहीं देगा। और बाकी जो जगह बच जाएगा वहां से वेपर का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये है कि ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? सॉल्वेंट बनाएगा, और कम वेपर कौन बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। आप एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं क्या कि पतीला देखा होगा आप, अपने घर का जो चूल्हा होता है ना, एक पतीले में सिर्फ पानी रख दो गर्म करने के लिए, और एक पतीले में पानी के अलावा उसमें कुछ भूसा डाल दो, जिसको बोलते हैं डस्ट। भूसा मतलब नहीं होता स्ट्रॉप, जिसको बोलते हैं गेहूं का भूसा कर लो, धान का भूसा लो, उसको डाल दो। भूसा कैसा है? यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है। वो भी कैसा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब दोनों को एक साथ गर्म करने के लिए रख दो, जिसमें सिर्फ पानी है, उसका पूरा सरफेस एरिया ऊपर से ओपन है, उतने एरिया से वेपर बनाएगा। और जिसमें भूसा डाले होगा, जहां भूसा इकट्ठा हो गया होगा साइड में, वहां से पानी वेपर फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? सॉल्यूट के आ जाने की वजह से वेपर का फॉर्मेशन घट गया। और वेपर का फॉर्मेशन घट गया, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया। क्यों? ऊपर लिखा है ना कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट पे। या ये बोलो फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा PA0। PA0, ए मतलब सॉल्वेंट। जब भी हम बात करेंगे ना, ए लगा देंगे वो सॉल्वेंट की बात करेंगे, जहां बी लगा देंगे वो सॉल्यूट की बात करेंगे। हमने यहाँ लिखा PA0। अब इसका मतलब क्या था? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इधर मैंने लिखा PA। अब PA का मतलब क्या? यहाँ क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। क्योंकि देखो इसमें जो सॉलिड है वो तो वेपर ही नहीं बना है, तो इस सॉल्यूशन में जो वेपर बना रहा होगा वो कौन होगा? सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट नहीं होगा। कौन होगा? सॉल्वेंट होगा। क्योंकि सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, वो वेपर नहीं बनाएगा। तो यहां से जो भी वेपर बनाएगा वो बनाएगा सॉल्वेंट। फिर यहाँ नॉट क्यों नहीं लगाए? क्योंकि प्योर नहीं है। ये प्योर था और ये प्योर नहीं है। बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब जैसा कि आपको मैंने बता रखा है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ लिखा है TF0। क्या लिखा है? TF0। T मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, और F0 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। या ये बोल लो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जहां नॉट लगा दिए समझो प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब बताओ किसका वेपर ज्यादा बना है? बताओ। सॉल्वेंट का। तो ऑब्वियस बात है फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। कौन वेपर कम बना है? सॉल्यूशन, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब सर इसको अगर डिफाइन करना होगा, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? समझो। सॉरी, आप ऐसे बोल सकते हैं क्या? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in a solvent, then its freezing point decreases.
विच इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोबारा बता रहे, वेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन ए सॉल्वेंट देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, विच इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात ध्यान रखना, जब प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। उसका मतलब सॉल्यूशन का, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिए तब वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब जब भी हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, डेल्टा टीएफ से। अब यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ हमने लिखा है वेपर प्रेशर, क्या लिखा है, वेपर प्रेशर, और यहाँ लिखा हमने टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या, कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये लाल रंग दिख रहा है क्या, उसमें मैंने लिखा सॉल्वेंट, और थोड़ा सा ग्राफ का तो नॉलेज आपके पास होगा। ये ग्राफ वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिख रखा है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिख रखा है, और ग्राफ से आपको साफ साफ दिख जाएगा कि सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करे देन सॉल्यूशन। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। डायग्राम से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ जो है कैसे निकालेंगे, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसको इक्वेशन 1 कर लो। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया क्या, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की, किसके, मोलैलिटी। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है मोलैलिटी को, मोलैलिटी को करता है, किसको कर रहा है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हम लोग डायरेक्टली का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, और इसको कांस्टेंट को के बड़ा सा हो जाएगा, और एफ जो है उसके सबस्क्रिप्ट में है के एफ। अब के एफ क्या है, वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मोलैलिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट में घेर रखे WB/MB, बी हम पहले ही बोले सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो WB जो MB है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी किसमें, केजी में। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया रहेगा, अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का, ठीक। तो ये कुछ टॉपिक कॉन्सेप्ट्स थे, किसको लेकर के था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अभी इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मैं कुछ करा दूंगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इस वीडियो में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला ये होता है, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आसान भाषा में अगर समझेंगे ना तो आपसे को दिया क्या है और पूछा क्या है। ये जो है ना 45 ग्राम और 600 ग्राम, इसको देख करके आपको एक बात पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। आपको क्लास में बताया जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट को हम इंडिकेट करते हैं WB से, और सॉल्वेंट को इंडिकेट करते हैं WA से, यानी कि WB और WA हम लोग को दिया हुआ, ठीक है। अब हमको KF भी दिया हुआ, गौर से देख लीजिएगा, हम लोग को KF दिया हुआ। कैलकुलेट क्या करें, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हम लोगों से डेल्टा TF निकलवाना चाहता है। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों से TF भी निकलवाना चाहता है। बात समझ में आ गया, हम लोगों से TF निकलवाना चाहता है और डेल्टा TF निकलवाना चाहता है। कोई बात नहीं, जो दिया उसको पकड़ लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेंगे।
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास को जोड़ देंगे, मोलर मास आ जाएगा। देखो C2 और एक कार्बन का मास 12 यानी कि 12 होता है, तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 2 जा 32। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 62 ग्राम पर मोल। अब बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट की, जो कि ग्राम में दिया हुआ है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो कि हम लोग से डेल्टा टीएफ पूछा भी है, ए वाला ना। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। बाकी मैंने जो फॉर्मूला है वैसा एज यूजुअल लिख रखा। के एफ का मान कितना? 1.86। डब्ल्यू बी कितना दिया? 45। 1000। एम बी कितना? 62। डब्ल्यू कितना? 600। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 837 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 372 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.25 केल्विन, यानी कि डेल्टा टीएफ कितना आएगा? 2.25 आएगा। अब बात है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमसे टीएफ पूछ रहा था, तो टीएफ ये एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो टीएफ को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चल जाओ, तो इसको इधर लेके आना, टीएफ इधर चल जाएगा, टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। अब सबको पता होगा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। इसका मतलब 273.15 केल्विन। ठीक है, तो यहां रखेंगे 273.15 माइनस 2.25, इसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा ऐसा जाएगा 270.9 केल्विन। ये हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। कब? जब हम उसमें 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देंगे तब। ठीक है ना। वाटर का एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन, लेकिन जब उसमें 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो जाएगा? 270.9 केल्विन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अभी हम और 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? ये हमारा WB है, और ये हमारा सॉल्वेंट यानी कि WA है। यहां पर 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए 50 ग्राम बेंजीन में, जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो जाएगा? 0.4 यानी कि ये हमारा डेल्टा टीएफ दिया। इसका देखिए बेंजीन 50 ग्राम बेंजीन में जब 1 ग्राम सॉल्यूट मिला दे रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो जाएगा? 0.4 हो जा रहा है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि हमको केएफ भी दिया हुआ है। केएफ हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी हमसे एमबी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एमबी पूछ रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है हम यहाँ पे सब चीज लिख दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल टू 0.40 केल्विन, केएफ फॉर बेंजीन 5.12 केल्विन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को निकालना है। जो जो दिया था एकदम सिंपली देखो, जो दिया उसको पहले लिख लो क्या दिया है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 बाई एमबी इंटू डब्ल्यू, जैसा कि फॉर्मूला मैंने डिराइव कर रखा वो चुप करके लिख दिया। अब हमें एमबी निकालना, तो एमबी को यहाँ भेजना पड़ेगा और टीएफ को यहाँ, डेल्टा टीएफ को यहाँ लाना पड़ेगा, बस वो कर दिए। केएफ का मान कितना है? 5.12, डब्ल्यूबी का मान कितना है? 1, यहाँ 1000 है तो 1000 रख दिए। नीचे डेल्टा टीएफ का मान कितना दिया बताओ? 0.40 और डब्ल्यू दे रखा 50। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120 आएगा। 5120 नीचे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 5.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 256 ग्राम पर मोल हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछेगा मोलर मास ना,
तो उसका आंसर हमेशा आएगा ग्राम पर मोल में आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछे ना, एक मत ध्यान रखिएगा, गिवन पहले पकड़ लीजिएगा और क्या पूछ रहा है उसको। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में हमने बस वो लिख दिया और लास्ट में क्या पूछा उसका मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। और टोटली क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं सब एग्जाम के क्वेश्चन है, टोटली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना है 256 ग्राम पर मोल। इसका स्क्रीनशॉट ले फिर एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या है C6H8O6 टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे सर मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिखा है, यहाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट लिखना चाहिए था। ठीक है, तो एक ऐसा हो लेना कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट घबराइएगा ना, इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। केएफ कितना देखा 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्वेश्चन को समझने के बाद मन में थोड़ा सोच लीजिए कि पूछ क्या रहा है। अगर पूरा पढ़ लिए होंगे तो आपसे पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड ना सॉल्यूट है और किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, एसिटिक एसिड में, जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट है। उसकी मात्रा कितनी दी था 75 ग्राम, यानी कि हमें WA दिया है और हमसे WB पूछ रहा है। तो देखिए मैंने लिख रखा है क्या क्या दिया है, क्या पूछना मैंने पहले लिख दिया। देखिए मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो कि सॉल्यूट है, WB हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा रखे। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी एसिटिक एसिड W में 75 ग्राम दिया हुआ है। डेल्टा TF भी दिया है 1.5 केल्विन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोलर मास एटॉमिक मास को जोड़ दो। तो कार्बन की संख्या 6 दिख रही है क्या, तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 6 जा 72 और हाइड्रोजन 8 दिख रहा है तो 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन 6 है तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 6 से क्या हो जाएगा 96। इन तीनों को जोड़ देंगे ना तो हमारा 176 आ जाएगा ग्राम पर मोल। KF हम लोग को दिया हुआ, KF ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है 3.9 केल्विन के। अच्छा ये केल्विन केजी मोल इनवर्स ना यूनिट है KF का, केल्विन केजी मोल इनवर्स KF का यूनिट है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जैसा सबको पता है हम लोग पढ़ लिए, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा KF इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू W ब्रैकेट में ग्राम में जानबूझ के लिख देता है और हमें ग्राम में ही दिया हुआ और ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चल जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है WB निकालना है। क्या निकालना है WB निकालना। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन दोनों को नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। हम वही किए हैं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा TF इंटू MB इंटू W आएगा। ये दोनों इधर भेज दो, फिर इन दोनों को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, बाकी जो वैल्यू हमने डेल्टा TF का वैल्यू कितना 1.5, MB कितना 176, WA कितना 75, KF 3.9 और 1000 है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 19800 आएगा, 19800 आएगा, यानी 19,800। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 यानी कि 3900 आएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.07 ग्राम। इसमें समझ लीजिए ना कि इतना ग्राम सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूट मतलब एस्कॉर्बिक एसिड को 5.07 ग्राम, 5.07 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड को जब 75 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाएंगे तब जाकर के उसका मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस घटेगा। कितना घटेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 सवाल हो गए, एक दो सवाल और कराते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2014 CBSE का पूछा गया। मैं जितने भी अभी क्वेश्चन कराया ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी सवाल देख लीजिए।
कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन पिछले वाले के जैसा मिलता जुलता है, पढ़ लेते। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड जिसका मोलर मास दिया हुआ 256 ग्राम पर मोल, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। Kf ऑफ बेंजीन दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। अब पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो, दिमाग लगा लो और देखो कि इसमें पूछ क्या रहा है। अब साफ साफ देख रहे हो ना, तो ये जो 75 ग्राम है ये WA है, ठीक है। ये आपका MB है, ये आपका डेल्टा TF है और ये आपका KF है। सब चीज मैंने बता रखा है। क्वेश्चन देखो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। मास ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग MB से इंडिकेट कर रखे, दिया हुआ है कितना 256 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी हम लोग को WA, ये हमारा क्या है, ये हम लोग का WA है, ठीक है ना। डेल्टा TF अपन लोग को दिया हुआ है, KF भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोगों से WB पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? WB। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, वहां भी WB पूछा जा रहा था। किसका? एस्कॉर्बिक एसिड का पूछा जा रहा था ना। देखिए डेल्टा TF इक्वल टू KF WB 1000 डिवाइड बाई MB इंटू W। फंडामेंटल बात पता चलेगी, ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को लाकर इधर डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग WB निकाल लेंगे। बस वही किए हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा TF का वैल्यू कितना? 0.48, MB 256, WA 75, KF 5.12, यहाँ 1 था। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आएगा 9216 आएगा, 9216 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.20 आएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1.8 ग्राम आएगा। इसका मतलब आराम से ये समझ लीजिए क्या, कि जब हम लोग 75 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम सॉल्यूट मिलाएंगे, 1.8 ग्राम सॉल्यूट मिलाएंगे, तब जाकर के उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटेगा बताओ? 0.48 केल्विन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से कुछ सवाल थे। देखो डेरिवेशन भी इजी है, न्यूमेरिकल भी आप देख रहे हो क्या, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट में फिर एक चीज बता रहा हूँ। अब हम 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं ना, चारों एग्जाम्पल में आप एक चीज कॉमन देखा हो क्या, कोई भी सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। जहां पर सॉल्यूट डिसोसिएट करने लगेगा हमारा आंसर फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन सिंपल बनेंगे वो विदाउट डिसोसिएशन वाले बनेंगे। जब आप वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लोगे, वेंट ऑफ फैक्टर जो कि परसों वाले वीडियो में डालेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लोगे, तब आप वापस दोबारा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टी आप पढ़ ही चुके रहोगे, उसमें कैसे आई लगाएंगे। वेंट ऑफ फैक्टर को इंडिकेट हम आई से करते हैं, ठीक है। कैसे आई लगा करके वापस से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जैसे अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहा है जहां पर कि सॉल्व डिसोसिएट नहीं कर रहा है, उस क्वेश्चन का हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिर जब मैं आपको वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा दूंगा तो हर एक टॉपिक मतलब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक दो क्वेश्चन करके आपको समझा दूंगा कि देखो अगर ऐसा सॉल्यूट रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्यूट रहेगा तो कैसे सॉल्व करना, मतलब अलग अलग सॉल्यूट के लिए आपको हम दोबारा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जितने भी एग्जाम्पल देखे जा रहे हैं सबके सब कैसे बताओ, जिसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा। एक सिंपल बात अपने दिमाग में भर लेना, एकदम दिमाग में। जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़े, चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग के एग्जाम्पल पढ़ा हो, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा हो, या आज वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, इसमें जितने भी सॉल्यूट थे ना वो सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड थे, कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट कंपाउंड का डिसोसिएशन नहीं होता है। फिर डिसोसिएशन होता किसका? आयनिक कंपाउंड का। जैसे कि नमक कहीं आ गया, या किसी क्वेश्चन में सॉल्ट की तो बात ही कर रहे हैं, एसिड आ जाए वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। आप थोड़े पहले बोले आप एक कॉन्ट्राडिक्ट, सर अभी तो हम एसिड क्या डाले थे, एस्कॉर्बिक एसिड। बाबू एस्कॉर्बिक एसिड वीक एसिड होता है,
उसका डिसोसिएशन एकदम बहुत बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है ना। जब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ने लगेंगे, यानी जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट सॉल्यूट की तरह बिहेव करने लगेगा जिस क्वेश्चन में, वहाँ पर आपके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ठीक है। तो जब टॉपिक आएगा मैं आपको डीपली पढ़ा दूंगा। फिलहाल आगे जैसा चल रहा है बस चलने दीजिए। उम्मीद करते आज वाला वीडियो भी समझ में आया होगा। ठीक है ना। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, मन से पढ़िए। ठीक है। अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा। देखिए जितने भी वीडियो बना रहे अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।